नमस्कार विद्यार्थियों। लास्ट क्लास में हमने चर्चा की जो गर्भावस्था के दौरान जो विभिन्न प्रकार की असामान्यताएं हैं उनके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो उसमें हमने कुछ विशिष्ट स्थितियां, असामान्य स्थितियां देखी थी, जैसे मम्मीफिकेशन, और दूसरी स्थिति देखी थी मेस्चुरेशन। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं एबॉर्शन के बारे में। एबॉर्शन यानी गर्भपात। गर्भपात क्या होता है कि गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले ही मृत फीटस का बाहर आ जाना, ठीक है, या फिर लाइव फीटस या जिंदा फीटस बाहर आएगा जो कि एक वायबल एज का यानी जीवित रहने योग्य नहीं होगा, इस स्थिति में होगा। तो गर्भावस्था के पूर्ण होने से पहले ही यदि इस प्रकार की स्थिति पैदा होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, गर्भपात कहते हैं। ठीक है, तो गर्भावस्था पूर्ण होने से पूर्व ही, गर्भावस्था पूर्ण होने से पूर्व ही मृत फीटस का जनन नाल से बाहर आना अथवा ऐसे जीवित फीटस का गर्भावस्था के दौरान बाहर आना, गर्भावस्था के दौरान बाहर आना जो वायबल एज का नहीं हो। वायबल एज यानी जीवित रहने की उम्र प्राप्त नहीं कर चुका, जीवित रहने योग्य न। ऐसा जो स्थिति है वो क्या कहलाती है, वो स्थिति क्या कहलाती है, एबॉर्शन कहलाती है। यानी कहने का तात्पर्य है कि या तो गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले ही किसी भी अवस्था के अंदर या तो मृत फीटस मरा हुआ ही आएगा, अधिकांश की स्थिति होती है, या फिर यदि वो जीवित बाहर आता है और जीवित आने पे भी वो कुछ समय के लिए जिंदा रहेगा और उसके बाद में खत्म हो जाएगी, यानी वो जिंदा रहने योग्य नहीं होगा, जीवित रहने योग्य उतनी उम्र वो उसने प्राप्त नहीं की है, तो इसलिए वो कुछ समय बाद में ही क्या हो जाता है, बाहर आने के बाद में खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये स्थिति क्या कहलाती है, एबॉर्शन कहलाती है। क्या कहलाती है, एबॉर्शन या गर्भपात। अब क्या कारण हो सकते हैं गर्भपात होने के? तो गर्भपात के कारकों के बारे में हम चर्चा करें, इसकी जो इटियोलॉजी यानी कारण क्या हो सकते हैं, इसके कारणों के बारे में हम चर्चा करें। तो इसके जो या तो ये संक्रामक कारणों की वजह से, या दूसरा है असंक्रामक कारण। संक्रामक कारक या असंक्रामक कारक। संक्रामक कारकों में भी हम जैसे देखें तो जीवाणु संक्रमण के कारण, जीवाणु संक्रमण। जीवाणु संक्रमण में कौन कौन से जीवाणु जो है मुख्य हैं, इसमें आपको ध्यान रखना है। एक तो आपका आएगा ब्रूसेला, ठीक है, एक जीवाणु है विब्रियो, ठीक है, कैम्पाइलोबैक्टर, लेप्टोस्पाइरा, लिस्टीरिया। ये विभिन्न जीवाणु हैं जिनके द्वारा एबॉर्शन कोज होता है। ठीक है, और इनमें से जैसे हम बात करें, ये जो है कुछ विभिन्न जो हम पढ़ेंगे इनके बारे में आगे, ये वेनेरियल डिजीजेज हैं, यानी ये ड्यूरिंग मैटिंग एक जो नर पशु से मादा पशु में या मादा से नर के अंदर ये फैल सकती हैं, यानी कि ये वेनेरियल डिजीजेज हैं जो एक दूसरे के पशु के जैसे मैटिंग के संपर्क में आने की वजह से ये एक दूसरे में फैलती हैं। इसके अलावा जैसे लेप्टोस्पाइरोसिस, लिस्टेरियोसिस, ये बीमारियां हैं, इनमें भी क्या है, गर्भपात होने की संभावना रहती है। ठीक है, ये तो मुख्य जीवाणु संक्रमण है जिनके अंदर गर्भपात होता ही होता है। इसके अतिरिक्त जैसे हम और दूसरे देखें कि
दूसरी बीमारी जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी की जो बीमारी है, तो वो भी क्रॉनिक चलती है, और उस स्थिति में भी क्या होता है, एबॉर्शन होने की संभावनाएं रह सकती है। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस के अंदर टीबी की जो बीमारी है। इसके अतिरिक्त तो और भी जो बैक्टीरिया है जैसे स्ट्रेप्टोकोकस है, स्टेफाइलोकोकस, कोरिनी बैक्टीरियम पायोजेंस, ये बैक्टीरिया भी क्या है, गर्भपात कराने में सहायक होते हैं। साल्मोनेला, पास्चुरेला, साल्मोनेलोसिस, पास्चुरेलोसिस, ये पास्चुरेला, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, ई कोलाई, कोरिनी बैक्टीरियम, ये दूसरे जो बैक्टीरिया हैं इनमें हालांकि यदि भी कंप्लीट ये है नहीं कि भाई ये क्रॉनिक यदि लंबे समय तक चलते हैं तभी गर्भपात की संभावना होती है, लेकिन ये जो बीमारियां हैं जैसे ब्रुसेलोसिस, विब्रियोसिस, कैम्पाइलोबैक्टीरियोसिस, डिस्टेरियोसिस, लेप्टोस्पाइरोसिस, इन बीमारियों में कंफर्म क्या होता है, एबॉर्शन की स्थिति पैदा होती है। बाकी ये बीमारियां जब थोड़े सा क्रॉनिक रूप में इनका चलता है तो इनमें एबॉर्शन की संभावना हो सकती है, लेकिन ये जो हमने 5 ये डिजीजेज देखी हैं इनके अंदर कंफर्म जो है एबॉर्शन की स्थिति पैदा होती है। ठीक है, तो ये कुछ जीवाणु संक्रामक कारक हैं जिनके कारण से जो संक्रमण के कारण से गर्भपात की जो समस्या है वो पैदा होती है। इसके बाद में हम बात करें तो विषाणु संक्रमण। विषाणु संक्रमण के कारण विषाणु संक्रमण में बात करें तो हमें एक बीमारी है IBR IPV, इन्फेक्शियस बोवाइन राइनोट्रिकेटिस, एंड इन्फेक्शियस पुस्चुलर वल्वोवेजिनाइटिस, IBR IPV। ठीक है, ये जिसे नाम से बवाइन में राइनोट्रिकेटिस भी पैदा करती है, लेकिन साथ ही साथ ये जो है इन्फेक्शियस पुस्चुलर वल्वोवेजिनाइटिस, यानी वल्वा और वेजाइना के ऊपर पुस्चुल्स बन जाते हैं और एबॉर्शन कॉज करवाने में ये बीमारी, इसके अंदर एबॉर्शन भी हो जाता है। इसके अतिरिक्त दूसरी एक बीमारी जैसे ब्लू टंग हो गया, ठीक है, और जैसे ये जो बीमारी है इसके अंदर जो मुख्य वायरस है वो कौन सा है, हर्पीज वायरस है। ये हर्पीज वायरस की वजह से होने वाली जो बीमारियां हैं उनमें भी क्या होता है कि एबॉर्शन होने की संभावना जो है वो बहुत अधिक रहती है। ठीक है, तो ये कुछ डिजीजेज हैं, विषाणु संक्रमण हैं जिनकी वजह से पशु के अंदर, मादा पशु के अंदर एबॉर्शन जो होने की संभावना है वो बहुत अधिक रहती है। इसके अतिरिक्त हम दूसरी बीमारियां देखें जैसे FMD है, उसके अंदर में भी जो है वो हो जाता है, FMD हो गया, ठीक है, RP रिंडरपेस्ट हो गया, इनके अंदर भी जो है पशु के अंदर गर्भपात होने की संभावनाएं अधिक रहती है। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से इनका आपको नाम ध्यान रखना है, एक तो ये बीमारी है IBR IPV, ये बार बार इसका आएगा, इन्फेक्शियस पुस्चुलर वल्वोवेजिनाइटिस, ये स्पेसिफिक रिलेटेड है गर्भपात से संबंधित जो वायरल जो डिजीज है वो ये है IBR IPV। ठीक है, इसके अतिरिक्त जैसे ब्लू टंग में भी है, हर्पीज वायरस द्वारा भी होता है, या कई बार हम देखते हैं FMD में भी यदि थोड़ा सा लंबा अगर रहता है या ज़्यादा समय का गर्भित पशु है या रिंडरपेस्ट है, इनके अंदर भी जो मादा पशु के अंदर गर्भित पशु में गर्भपात होने की संभावना अधिक रहती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त हम देखें जो विभिन्न प्रकार के फंगल इन्फेक्शन है,
कवक जो कारक है फंगल इन्फेक्शन, उनके अंदर भी कवकों के कारण, ठीक है। इसमें हम देखते हैं जैसे एस्परजिलोसिस, एस्परजिलस जो है, म्यूकर, इनके अंदर जो है मुख्यतः जो गर्भपात होने की संभावना है वो मुख्यतः इनके अंदर कहते रहती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करें प्रोटोजोआ। संक्रामक कारकों में अगला संक्रमण किसकी वजह से हो सकता है? प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ के कारण। प्रोटोजोआ का संक्रमण होने के कारण से, इसमें आपको मुख्यतः जो नाम याद रखना है वो है ट्राइकोमोनियसिस। जो ट्राइकोमोनास जो है इसकी वजह से होने वाला संक्रामक कारक है, और ये भी एक वेनेरियल डिजीज है, ठीक है, वेनेरियल डिजीज के अंतर्गत सम्मिलित है। इसके अलावा टॉक्सोप्लाज्मा, टॉक्सोप्लाज्मा ये भी एक प्रोटोजोआ है जिसकी वजह से एबॉर्शन की संभावना रहती है। इसके अतिरिक्त हम और बात करें जैसे थिलेरियोसिस है, थिलेरियोसिस बीमारी के अंतर्गत भी जो है थिलेरियोसिस, इसके अलावा एनाप्लाज्मोसिस, ये बीमारियां भी क्या है, ब्लड प्रोटोजोन डिजीजेज हैं ये, और इनमें क्या होता है खून की कमी हो जाती है जिसकी वजह से एबॉर्शन की संभावना रहती है, ठीक है। थिलेरियोसिस हो गया, एनाप्लाज्मोसिस हो गया, बबेसियोसिस, इनमें भी एबॉर्शन की संभावना जो है वो रहती है। तो ये विभिन्न प्रकार के प्रोटोजोअल कारक हैं जिनके कारण से गर्भपात की संभावना रहती है, और इसमें मुख्यतः आपको ये ध्यान रखना है ट्राइकोमोनास, ठीक है। ट्राइकोमोनियसिस एक बीमारी है, ट्राइकोमोनास फीटस की वजह से होती है, और इस बीमारी के अंतर्गत जो है एबॉर्शन होने का खतरा रहता है। तो ये विभिन्न प्रकार के संक्रामक कारक हैं जिसमें हमने देखे जीवाणुवीय संक्रमण और विषाणु संक्रमण और प्रोटोजोअल कवक के कारण ये विभिन्न प्रकार के जो सूक्ष्मजीवी संक्रमण है उनके अंतर्गत हमने देखा, ठीक है, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ और कवक, और इनमें भी मैंने जैसे बताया जीवाणु के अंदर आपको ध्यान रखना है ब्रूसेलोसिस, ब्रूसेलोसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विब्रियोसिस, कैम्पाइलोबैक्टीरियोसिस, लेप्टोस्पाइरोसिस, लिस्टेरियोसिस, विषाणु के अंदर एक जो इम्पोर्टेंट आपको ध्यान रखना है IBR, IPV, हर्पीज वायरस जो है वो मुख्यतः कारक है एबॉर्शन का कोज कराने का। प्रोटोजोआ में इम्पोर्टेंट आपको जैसे मैंने आपको बताया ट्राइकोमोनियसिस, इसके अलावा टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ठीक है, ऐसे कवक में एस्परजिलोसिस, ये जो है मुख्य जो कारक हैं, संक्रामक कारक हैं जो एबॉर्शन कॉज करवाते हैं उनके बारे में। इसके अलावा जैसे हमने जीवाणु में और भी जीवाणु देखे, वायरस में भी और वायरल डिजीजेज हैं, ऐसे ही प्रोटोजोअल डिजीजेज भी और हैं जिनमें एबॉर्शन हो सकता है, अधिक माह की या कम दिनों की प्रेगनेंसी होने के दौरान गर्भपात हो सकता है। लेकिन ये जो बीमारियां हैं, ये बीमारियों के नाम आपको बहुत ही ज़्यादा याद रखने हैं आपको, क्योंकि इनकी वजह से मुख्यतया एबॉर्शन कोज कराने के लिए यही बीमारियां जो है वो ज़्यादा कारगर होती है, ठीक है। ये तो हो गया आपके संक्रामक कारक। अब हम चर्चा करते हैं असंक्रामक कारकों के बारे में। असंक्रामक यानी संक्रमण की वजह नहीं होकर और दूसरे कारकों की वजह से हो सकती है। जैसे कि हम बात करें इसके अंदर असंक्रामक कारक कौन कौन से हो सकते हैं, तो हम बात करें जैसे इसमें है हार्मोनल कारक। हार्मोनल कारक में हम
चर्चा करें तो एक हार्मोन जो कि गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है, कौन सा हार्मोन होता है, वो प्रोजेस्टेरॉन। यदि ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सही मात्रा में शरीर में है, रक्त के अंदर है, तो ये हार्मोन गर्भावस्था को बनाए रखता है। लेकिन जैसे ही इस प्रोजेस्टेरॉन की कमी हो जाती है, तो प्रोजेस्टेरॉन की कमी की वजह से गर्भावस्था खत्म हो जाएगी और एबॉर्शन हो जाएगा। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की कमी, या दूसरा क्या है, एक हार्मोन होता है जो पशु को हीट में ताव में लाने का कार्य करता है, ईस्ट्रोजन। इस हार्मोन की अधिकता, इन कारकों की वजह से क्या हो सकता है, गर्भपात हो सकता है। ठीक है, तो या तो प्रोजेस्टेरॉन की कमी हो रही है या ईस्ट्रोजन की अधिकता, इन कारकों के कारण से जो गर्भपात है उसकी समस्या पैदा हो सकती है। तो ये ध्यान रखना है आपको। हार्मोनल कारक में कुछ इंपॉर्टेंट जिम्मेदार होते हैं किसके लिए, गर्भपात की समस्या के लिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान नहीं कि भाई प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है वो गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए जरूरी हार्मोन है। अगर उस हार्मोन की कमी हो गई तो क्या होगा, गर्भावस्था खत्म हो गई, यानी गर्भपात हो गया। ठीक है, तो ये हार्मोनल कारकों में आपको ध्यान रखना है। दूसरा, असंक्रामक कारकों में दूसरे कारक को हम पढ़े तो वो है जैसे पोषण कारक। पोषण कारक, पोषण कारकों में हम चर्चा करें तो पोषण कारक का तात्पर्य क्या है, यदि गर्भावस्था के दौरान उपयुक्त पोषण नहीं मिल पा रहा है, उपयुक्त मात्रा में पोषक तत्व पशु को, मादा पशु को नहीं मिल पा रहे हैं, तो भ्रूण जो है, गर्भाशय में पल रहा जो भ्रूण है, जो शिशु है, उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, उसकी मृत्यु हो जाएगी और एबॉर्शन हो जाता है। ठीक है, तो यदि पोषण में कमी है तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत क्या होगा, फिटस की जो है वो मृत्यु हो जाती है और गर्भपात हो जाता है। तो इसीलिए हम गर्भावस्था के दौरान जेस्टेशन राशन जो है वो उसको प्रोवाइड करवाते हैं पशु को, जेस्टेशन राशन जिसको हम बोलते हैं गर्भावस्था राशन, ताकि गर्भ में पल रहे शिशु को उचित मात्रा में पोषण मिलता रहे, उसकी मृत्यु ना हो। इसके लिए हम उसको अलग से जो है पोषण जो है मेंटेनेंस राशन के अतिरिक्त अलग से जेस्टेशन राशन जो उसको दिया जाता है। तो गर्भावस्था के दौरान जो दिया गया जाने वाला राशन या आहार है वो उचित पोषक तत्वों युक्त होना चाहिए और साथ ही साथ पूर्णतया उसकी जो आवश्यकता अनुसार, उसकी जितनी जो आवश्यकता है उसके अनुरूप ही ये होना चाहिए। ठीक है, तो ये दूसरा पोषण कारक है। इसके अंतर्गत हमने देखा कि अगर पोषण की कमी होती है तो पशु जो है वो उसमें गर्भपात हो सकता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त हम देखें आनुवांशिक कारक। आनुवांशिक कारक जो है उसमें हम देखेंगे भाई, यदि कई बार क्या होता है, कुछ जीनीय कमी की वजह से भी क्या होता है जो एबॉर्शन होने के चांसेस रहते हैं। जैसे कि हम देखें कई बार क्या होता है कि पॉलीस्पर्मी होगी तो जो जाइगोट बनेगा वो क्या होगा, त्रिगुणित अवस्था के अंदर होगा और वो कुछ समय के लिए ही बड़ा होगा, उसके बाद में एबॉर्शन हो जाएगा। तो अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ उनके अंदर हो जाती है, एबॉर्शन में भी अर्ली एम्ब्रियोनिक जो डेथ है उनके अंदर हो जाती है। साथ ही साथ कुछ जीन है विनिमय में बदलाव के कारण कुछ ऐसे लीथल जीन बन जाते हैं। लीथल जीन यानी कुछ ऐसे घातक जीन होते हैं जो कि क्या है, उसमें एबॉर्शन कॉज करवा देते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने जेनेटिक्स में आप पढ़ोगे, क्यूनेट ने चूहों के ऊपर प्रयोग किए थे, तो वहां पे कुछ ऐसे लीथल जीन होते हैं जो कि जैसे ही चूहा मान लो जन्म लेगा तब तो वो क्या होगा कि सही अवस्था में होगा, लेकिन उसके कुछ ही समय बाद में, या तो जन्म लेने के समय ही मृत अवस्था में होंगे या कुछ समय बाद में क्या होते हैं वो मर जाते हैं। तो ऐसे जीन क्या कहलाते हैं, लीथल जीन, जो जीवन के लिए घातक होते हैं, घातक जीन कहलाएंगे। ठीक है, ऐसे
जीन की वजह से भी एबॉर्शन होने की चांसेस जो है वो ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा और दूसरा क्या कारण हो सकता है, ट्रॉमेटिक कारण। ट्रॉमेटिक, ट्रोमा मीन्स चोट लगने के कारण गर्भावस्था के दौरान यदि उसके उदर भाग के ऊपर किसी प्रकार की चोट लग जाती है, पशु फिसल जाता है, किसी दूसरे पशु ने उसके पैर उस पे पेट के ऊपर मार दिया हो सिर से, या लकड़ी की सहायता से किसी पशुपालक ने उसके पेट पे चोट पहुंचा दी हो, पशु गौसा ये जो आपके आवास के अंतर्गत फिसल गया हो, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत क्या होता है, पशु के जो गर्भाशय के ऊपर चोट लगने की वजह से फीटस खत्म हो जाएगा, डेड हो जाएगा और एबॉर्शन हो सकता है। तो ट्रॉमेटिक कारण भी इसमें हो सकते हैं। इसके अलावा अन्य कारकों की, अन्य असंक्रामक जो मिसलेनियस कोज हैं उनके बारे में हम देखें तो जैसे कि हम इसमें एक चर्चा करेंगे, ट्विंस। कुछ प्राणियों में जैसे घोड़ियों के अंदर ट्विंस यदि होते हैं तो उनमें सामान्यतः एबॉर्शन हो जाता है। यदि दो जुड़वा शिशु साथ में होते हैं घोड़ियों के अंदर तो उनमें लगभग क्या होता है कि उनके अंतर्गत एबॉर्शन हो ही जाता है, ठीक है। इसके अलावा हम प्रबंधन में कमी, प्रबंधन में कमी का तात्पर्य क्या है कि जो गर्भित पशु है उसको हम बहुत अधिक दौड़ भाग करवा रहे हैं, या ऐसे पशुओं के बीच में रख रहे हैं जो बदमाश पशु हैं, उसको चोट पहुंचा सकते हैं, ठीक है। या फिर हम उसको बहुत अधिक स्ट्रेस के अंदर रख रहे हैं, उसको सही आवास के अंदर नहीं रख रहे, गर्मियों के अंदर बाहर रख रहे हैं धूप के अंदर, या बहुत अधिक सर्दी के अंदर बाहर रख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में स्ट्रेस की वजह से भी क्या हो सकता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड साबित होंगे और स्टेरॉइड जो हैं वो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देते हैं, गर्भावस्था को खत्म कर देते हैं और एबॉर्शन की स्थिति पैदा हो सकती है। तो यदि प्रबंधन में किसी प्रकार की कमी है, प्रबंधन में आवास व्यवस्था, पोषण, ये दोनों ही चीजें सम्मिलित हैं, यदि उनके अंतर्गत किसी भी प्रकार की कमी होती है तो एबॉर्शन होने की संभावना हो सकती है। तो ये विभिन्न असंक्रामक कारक हैं जिनकी वजह से एबॉर्शन हो सकता है, जिसमें हमने मुख्यतः देखा कि हार्मोनल कारक की वजह से, या पोषण में कमी की वजह से, या कुछ आनुवांशिक कारक होते हैं, या ट्रॉमा लग सकती है, चोट लग सकती है, या कुछ अन्य जो प्रबंधन में कमी के कारण से भी एबॉर्शन हो सकता है। तो ये विभिन्न कारण हैं जिनकी वजह से, जिन कारकों की वजह से क्या हो जाता है, पशु के अंदर एबॉर्शन की क्रिया हो जाती है, गर्भपात हो जाता है। अब हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखें तो इसमें क्या होता है कि भाई फीटस जो है वो खत्म हो जाता है किसी भी कारक की वजह से, वो संक्रामक हो सकता है या असंक्रामक। फीटस खत्म हो जाता है, एस्ट्रोजन का लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा, सर्विक्स जो है वो खुल जाएगी और फीटस जो है वो बाहर आ जाएगा। या तो मृत अवस्था में होगा या ऐसी अवस्था में होगा कि भाई वो कुछ समय के लिए ही जिंदा रह पाएगा, उसके बाद में उसकी क्या हो जाती है, बाहर आने के बाद में कुछ समय पश्चात उसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि वो एक वायबल एज तक नहीं पहुंचा होता है। यानी जीने योग्य जो उम्र है, जैसे मतलब हम देखते हैं कि भाई 6 महीने से पहले यदि एबॉर्शन हो रहा है तो ऐसी स्थिति में यदि जिंदा भी आ रहा है तो क्या होगा, वो ज़्यादा समय के लिए जिंदा नहीं रह पाएगा। 7 माह के पश्चात हम देखते हैं, 6.5-7 माह के पश्चात यदि पहले गर्भावस्था से पहले यदि जीवित पशु आता है तो उसके जीने के चांसेस रहते हैं। लेकिन यदि 5 माह से पूर्व हो रहा है, 5 या 5.5 माह से पूर्व, 6 माह से पूर्व हो रहा है, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम क्या देखते हैं कि भाई ऐसा जो फीटस बाहर आता है वो ज़्यादा समय के लिए जिंदा नहीं रह पाता, तो वो भी किसकी कैटेगरी में आएगा, एबॉर्शन की कैटेगरी में ही आता है, ठीक है। तो क्या उसमें लक्षण दिखाई देते हैं, मान लो जो एबॉर्शन हो गया उसका तो आपको वैसे ही पता लग जाएगा कि भाई हाँ ठीक है, उसने शिशु जो है वो बाहर फेंक दिया होता है, ठीक है। और यदि कम समय का एबॉर्शन है तब तो अलग बात है, अन्यथा रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा भी अधिकांश केसों में आपको मिलती है, ठीक है। जेल वगैरह वो जो है वो लटकी हुई रहती है। और साथ ही साथ पशु जो है थोड़े से हीट के लक्षण भी दर्शा देता है कि जो रंभाणा है
ये चीज़ें भी वो दर्शा सकता है। और साथ ही साथ पशु जो है स्ट्रेस के से लक्षण दिखाता है, उठता बैठता है, बार बार उठता बैठता है, जैसे अबॉर्शन होने से पूर्व उठेगा बैठेगा बार बार, ठीक है। तो ये जो प्रसव के से लक्षण है उस टाइम के से लक्षण जो है वो अबॉर्शन के समय भी ये पशु जो है वो दिखाता है, ठीक है। अब क्या उपचार है? देखो, एबॉर्शन की स्थिति में यदि पशु मृत हो चुका है तो कोई उपचार होता नहीं है उसमें, ठीक है, वो पशु फेंकेगा ही फेंकेगा, ठीक है। यदि हम देखेंगे हार्मोनल कमी की वजह से कई बार क्या होता है कि डिस्चार्ज अधिक मात्रा में पशु देने लग जाता है, सर्विस जो है वो लूज हो जाती है, हार्मोन यानी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी, तब हम क्या कर सकते हैं, होने से पहले उसको प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का इंजेक्शन दे सकते हैं। ये है गर्भपात होने से पूर्व। यदि नहीं हुआ है उसी समय, वो थोड़े बहुत जेरे वगैरह गर्भित पशु है, वो अधिक मात्रा में डिस्चार्ज दे रहा है, तो हम उसको प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के इंजेक्शन जो है वो दे सकते हैं ताकि प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई हो, सर्विक्स पूर्णतया बंद रहे, ठीक है। यदि एबॉर्शन की क्रिया हो चुकी है तो अब क्या करना है, जो फीटस है वो रिमूव हो चुका है, यदि रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा है, यदि आरओपी है, तो उसको हम क्या है मैनुअली रिमूव उसको कर सकते हैं, मैनुअली उसका रिमूवल जो है वो कर दिया जाता है। साथ ही साथ उसकी जो इंट्रा यूट्राइन जो ड्यूशिंग है वो उसकी की जाती है, ठीक है, ताकि अंदर यदि कोई संक्रामक कार्य की वजह से हुआ तो वो संक्रमण जो है वो खत्म हो जाए। साथ ही साथ उसको इक्बोलिक्स औषधियाँ दी जाती हैं ताकि जल्दी से जल्दी उसका इन्वोल्यूशन हो सके, ताकि नेक्स्ट जो उसको ब्रीडिंग के अंतर्गत काम में लिया जा सके, ठीक है। तो ये एबॉर्शन होने के पश्चात की जो हैं वो विभिन्न जो हमें उपचार के जो तरीके हैं, क्या क्या उपचार करना है, उनके बारे में हमने देखा, ठीक है।